हर बार लड़की को ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है? मैं ही क्यों? मुझे नहीं करनी उस खड़ूस से शादी। मेरे लिए वही खड़ूस रह गया है क्या? वह अजीब सा मुंह बनाती बोली, जबकि अब उसकी जुबान और ज़्यादा कैंची की तरह चल रही थी। थोड़ा कंट्रोल कर लो इस कैंची जैसी जुबान पर। तुम्हारे नाना जी ने सुना तो गजब हो जाना है। उसकी माँ श्रीमती जमुना ने उसे चुप करवाना चाहा। हाँ, बस मुझे ही चुप करवाते रहना। मेरे साथ यह अत्याचार मत करो। मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नाना जी से कह दो मुझे उनके खड़ूस दोस्त के पोते से शादी नहीं करनी। हर टाइम मुंह पर 12 बजे रहते हैं। मजाल है कभी किसी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा हो। हर वक्त सड़ी सी शक्ल बनाकर घूमता रहता है। हर वक्त सड़ी सी शक्ल बनाकर रहता है जिसे रोमांस का ABCD भी नहीं आती होगी। मैं कोई पागल नहीं हूँ। ऐसे लड़के से तो कोई पागल ही लड़की शादी करेगी। वह तो मुंह फेर कर अपनी माँ से बोलती चली जा रही थी, जबकि ये तक नहीं पता था कि उसकी माँ अंदर आए रजत के इशारे करने पर बिल्कुल चुप हो गई थी। और सुजाता के अपने बारे में रजत का ऐसा ख्याल सुनकर दिमाग की नसें भड़क उठी थी। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी? 18 ही साल की तो थी। नई नई कॉलेज ज्वाइन की थी और उसे रोमांस भी चाहिए था। रजत का दिमाग तो सही मायने में घूमा था। आज ही नाना जी ने अपनी इच्छा के बारे में उसे बताया था, जिस पर वो मना कर चुका था। वह उसे 11 साल छोटी थी और वह एक अनमेच्योर लड़की को किसी हाल में भी अपनी पत्नी बना नहीं सकता था। लेकिन नाना जी की जिद पर वह फिलहाल चुप कर गया था और सोचने का वक्त मांग रहा था। आंटी जी, वह यहाँ जमुना के पास कुछ काम से आया था और अब यहाँ आकर उसका दिमाग घूम रहा था। बस फैसला हो गया। अब मुझे कोई मजबूर ना करे उसे हिटलर से शादी करने के लिए। वह पलटी थी। उसके शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए थे। हलक से जैसे कुछ कहने से ही मना कर दिया हो। उसे अपनी आवाज़ हलक में दबी हुई महसूस हुई। सामने ही वह जल्लाद हिटलर खड़ा उसे ही घूरे जा रहा था। क्या बकवास कर रही थी तुम मेरे बारे में? फिर से बोलना। अब की बार उसकी तरफ आते हुए माथे पर बल डाले बोला। सुजाता घबराकर 4 कदम पीछे हुई थी। बाहर जो से बादल गरजे थे वैसे ही बादल सुजाता के अंदर भी गरज रहे थे। तुम्हें शर्म है या नहीं? क्या फालतू की बातें कर रही थी मेरे बारे में? तुम्हारी एज है इन सब बातों की? वह उसे हमेशा की तरह गुस्से से लताड़ रहा था। मेरी उम्र तो अभी शादी की भी नहीं हुई। वो पीछे होते उससे काफ़ी दूर हो गई। कांपते हुए शब्दों में बोली, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। वह दूर जाते हुए भी अपनी जुबान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आई। तुम्हें तो मैं शादी के बाद सीधा कर दूंगा। बहुत पर निकल आए हैं ना? शादी के बाद बहुत अच्छे से तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। वह उसे धमकी देता पीछे हटा था। ऐसे कैसे ठीक कर लोगे? मैं किसी से डरती हूँ? किसी से नहीं, आपसे भी नहीं। उससे काफ़ी दूर हुई पर वह अपनी बात उसे सुना गई थी। ये और बात थी कि जुबान लड़खड़ा रही थी। डरना क्या होता है? शादी की पहली रात तुम्हें बताऊंगा। आंटी जी, आंटी जी। फिर से जमुना आंटी को आवाज़ देने लगा था। क्या हुआ रजत बेटा? वह घबराकर बोली। आंटी जी, आप उसे तैयार करो। मैं शादी आज और अभी इसी वक्त करूँगा। नाना जी को बता देता हूँ। शादी के लिए आज ही तैयार हूँ। मैं ये बात जाकर नाना जी को बता देता हूँ। आप तैयारी करो। एक पल में ही फैसला कर गया था। रजत, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं करूँगी आपसे शादी। वह गुस्से से बोलती उसके पास चली आई। रजत ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। आंटी जी, अगर उसने कोई और भी बकेड़ा खड़ा किया तो मेरी कहर से सुजाता को कोई नहीं बचा सकता। इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। वह उसे वार्निंग देता लंबे लंबे टेक भरता बाहर निकल गया। मम्मी, मैं कह रही हूँ मुझे उस खड़ूस घमंडी से शादी नहीं करनी। सामने से उठता हुआ थप्पड़ आया चटाक देनी। वे आंखों में आंसू लिए अपनी माँ जमुना को देखने लगी। तुम एक विधवा की इज्जत को नीलाम कर दोगी और कुछ नहीं। इस बुढ़ापे में अब तुम मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो। क्या इस दिन के लिए भगवान से रो रो कर प्रार्थना की थी, भगवान हमें लक्ष्मी के रूप में बेटी दे दे? वह रोती हुई दुखी दिखाई दे रही थी। पति की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। मायके में ले देकर एक भाई था जो पत्नी का गुलाम था। सुजाता उस वक्त 5 साल की थी। उसके भाई ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। जमुना रो धोकर अपने ससुराल वापस आ गई थी और नाना जी की इच्छा पर उन्होंने हवेली का छोटा सा हिस्सा जमुना के नाम कर दिया था, जो उनका हक था। पर नाना जी से जमुना ने कभी कोई डिमांड नहीं की थी, बल्कि वह हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट सुजाता के अकाउंट में भेज देते थे, जो उनकी नवासी होने के नाते उसका हक था। घर का सारा राशन खर्च नाना जी ने उठाया हुआ था। शुरू में नाना जी ने चाहा कि वह भी बाकी घर वालों के साथ मिलकर रहे, लेकिन जमुना नाना जी की सेवा और उस घर की सेवा करना नहीं भूलती थी। वह किसी चीज़ पर अपना हक नहीं जमाती थी। फिर भी नाना जी उसका हर तरह का ख्याल रखते थे और अब सबसे बढ़कर उन्होंने सुजाता के लिए अपने सबसे जिगरी दोस्त के पोते रजत का चुनाव किया था। बजाय जमुना की बेटी अपने नाना जी का धन्यवाद करती, वह उल्टा अपने जुबान के जौहर दिखा रही थी। अब यही सब बात सोच कर रो रही थी, जबकि पास ही खड़ी सुजाता भी आंसू बहा रही थी।
मम्मी वह उनके घुटनों पर हाथ रखे बैठी थी। वह फिर भी रोए जा रही थी। मम्मी रो मत, अच्छा कर लूँगी शादी, बस आप चुप हो जाओ। वह रोते हुए बोलती सर झुका लिया था। मैंने बहुत परीक्षाएं दे दी है सुजाता, तुम्हारे पापा के जाने के बाद अकेले तुम्हें अपने पास रखा, कोई भी ठिकाना नहीं था मेरे पास। अगर तुम्हारे पापा के नाना जी ना रखते तो मैं कहाँ जाती। उनका एहसान था, उन्होंने हमें जगह दी, लेकिन मम्मी पापा भी तो नाना जी के नवासे थे ना, फिर उनका भी तो हक था ना इस जायदाद पर। आप हमेशा क्यों कहती है कि नाना जी हम पर एहसान कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पापा ने अपना सारा हिस्सा तो अपने खानदान वालों को दे दिए थे। उनका हिस्सा कहाँ था? वह खुद तो नाना के घर आकर रहते थे और उनका अलग कारोबार था, पर वह सारा कारोबार डूब गया था। इस परेशानी में उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमें नाना जी की हर बात माननी चाहिए। आज उन्होंने एक बार फिर पति की याद से सालों के दुखों को ताज़ा कर लिया था। सुजाता ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार जमुना ने उसे हकीकत बताया था। काश ये सब ना करती। अब तो वह भी अपनी नज़रें झुका गई थी। अब वह अपने आप को इतना छोटा महसूस करने लगी थी। सर से पैर तक वह पूरी उनके एहसान में दबी हुई थी। उसे बड़ी दुख के साथ इस बात का एहसास जागा था। वह इतना घमंड और अकड़ दिखाकर अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। जमुना ने अपनी बेटी की गाल को प्यार से छुआ था, जहाँ उन्होंने थप्पड़ मारा था, और फिर अपना हाथ देखा। फिर ना में सिर हिलाते वह बस अफसोस करती रह गई। सुजाता फिर से उनके सीने में छुप गई। मासूम दुनिया के चालाकी और गद्दारी को अभी क्या जानती थी। उसे तो बस जीवन साथी थोड़ा रोमांटिक चाहिए था। एक यही उसकी इच्छा थी, वरना उसे रजत से कोई समस्या नहीं थी। पर जो समस्या थी वह भी कुछ कम तो नहीं था। वह कमरे में आता अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल गया था। रह रहकर उसे सुजाता की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न उसके अंदर ना कोई तमीज़ थी, ऊपर से इतनी अकड़ रही थी। वह तो लगता है दुनिया की सबसे बदतमीज़ लड़की थी, जिसे नाना जी ने उसके लिए चुना था। और वक्त होता तो उसकी शक्ल भी ना देखता, लेकिन अब खुद उस लड़की को चैलेंज करके आया था तो पीछे हटने वाला नहीं था। उसे तो वह सीधा करके ही दम लेगा। पहले नाना जी से जाकर आज ही अपनी शादी की इच्छा को बताना चाहता था। यही सोचकर नाना जी के कमरे की तरफ बढ़ा। नाना जी उसकी अचानक ये बात सुनते बुरी तरह से चौंके। लेकिन रजत बेटा, वह तो अभी कुछ दिन पहले ही 18 साल की हुई है, और इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो? तुमने तो खुद ही अपने लिए टाइम मांगा था। नाना जी, अब मेरी यही इच्छा है कि मैं शादी उसी से करूँगा और विदाई भी करवा लूँगा। कामनी और अक्षरा भी नाना जी के कमरे में आकर खड़े हुए थे। दूसरी तरफ प्रजापति और नंदिनी भी दादाजी के कमरे में आकर खड़े हुए। वहाँ खड़े कामनी बुआ के दिल में एक दर्द सा उठा था, जो पति के एक्सीडेंट और अपाहिज होने के बाद उस हवेली में आकर बसी हुई थी। उनकी भी एक बेटी थी अक्षरा, जिसके लिए कामनी बुआ की इच्छा थी कि वह रजत से उसकी शादी करेंगी। पर आज उन्हें ये सब अपने हाथों से फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। अंदर नाना जी के कमरे में बहुत देर से यही बातें हो रही थी, और फिर रजत की बात मान ली गई थी। कुछ ही देर में शादी की तैयारी हो रही थी। रजत की मां नंदिनी ने जल्दी से अपनी खानदानी पोशाक तैयार करवाने बाहर भेज दिया, और साथ में खानदानी जेवर और भारी भरकम लहंगा, जिसे देखते ही सुजाता की आंखों से पानी बहने लगे। उसे बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजाया गया था। जमुना ने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से सजाया था। उस पर इतना रूप निखरा था, वह उसका माथा चूम गई थी। मुझे पता है आज मेरी बेटी मुझसे नाराज है, लेकिन आने वाले वक्त में तुम खुद कहोगी कि तुम्हारी मम्मी का ये फैसला सही था। वह बहुत तसल्ली में थी और खुश भी थी। कुछ ही देर में नाना जी पंडित जी को लेकर अंदर आए थे। उसको बड़ा सा घूंघट उठा दिया गया था। सुजाता मरे मरे कदमों से मंडप में गई थी। फिर पंडित जी ने और पूरे परिवार ने उस शादी को संपन्न किया था। सुजाता आंसू पोंछती, हिचकी लेती अपनी शादी के सातों वचन ले रही थी। आज वह अपने सारे कर्तव्य अपने पति रजत के नाम कर गई थी। सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस तरह से होगी। उसने तो अपने शादी के लिए बहुत सारे सपने सजाए थे। वह तो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। पहले मंगनी का इरादा था, फिर मंगेतर के साथ घूमने फिरने का, दोस्तों से अपने मंगेतर को मिलवाने का, मंगेतर से महंगे महंगे गिफ्ट लेने का। थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना चाहती थी। सब कुछ अधूरा रह गया था। शादी में मेहंदी तक तो नहीं लगी थी उसे। उपटन भी नहीं लगाया गया था। ना कोई मेहंदी लगी, ना कोई उपटन लगा। अपने सूने हाथ गुस्से से देखती रह गई थी। इंसान सबसे लड़ सकता है, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। माँ के आशीर्वाद लेते विदा हुई थी। रजत के आलीशान कमरे में पहुंचा दी गई थी। उसके किंग साइड बेड पर उसे बिठाते नंदिनी ने उसकी आरती की थी। वह अपनी कम उम्र की वजह से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी उसके नाना करने के बावजूद भी उसे दूध और जूस पिलाया, और वह अपनी सास की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो रही थी।
वह कितनी मोहब्बत कर रही थी और सुजाता तो उनके लिए पता नहीं कितनी गलतफहमियां दिल में पाल रखी थी। ये अमीर लोग हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी। अपनी सास को कमरे में जाने के बाद सुजाता ने जाती हुई सास को गहरी निगाहों से देखा था। ये कमरा जरूर हवेली का सबसे बड़ा और शानदार कमरा था। हर चीज़ की कीमत उसका मुंह बोलता सबूत था। वहाँ पर जितने फर्नीचर थे वो बहुत ही कीमती था, लेकिन शायद उसने शादी से पहले ऐसा सपना भी नहीं देखा था। इधर रजत के दिल में बेहिसाब गुस्से की आग भड़क रही थी। ऐसी लड़की को अपना बना लिया था जिसे वह देखना भी गवारा नहीं करता था। वह उसे सजा दे रहा था ये खुद को। ये तो अब वक्त ने तय करना था। काफ़ी वक्त बीत गया, वह अभी तक नहीं आया था। अब तो सुजाता के हाथ पैर भी ठंडे होने लगे थे। अपनी सारी बातें उसे याद आ रही थी। न जाने अब वो क्या करने वाला था। उसके साथ रात का आखिरी पहर था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। अभी तक उसके बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। यूं अपना इंतज़ार करवाता देखकर वह गुस्से से मुस्कुराया था। आगे होता अपना कोट उतारकर एक तरफ फेंकता वह उसके सामने ही सोफे पर बैठ गया और टांग पर टांग जमाए सिगरेट को निकालता हुआ सिगरेट अपने होठों में रखता घूंघट में उस दुल्हन को देख रहा था जो उससे इतनी नफरत करती थी। वह अपना सर झटकने लगा। वह उससे नफरत करती थी तो वह कौन सा उससे इश्क करता था। ये शादी तो अपने जिद में आकर किया था। उस छटांग भर की लड़की को सीधा करने के लिए जो उसके बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें कर गई थी। काफ़ी वक्त बीत गया लेकिन उसने सुजाता से ना कोई बात की ना उसका घूंघट उठाया। सुजाता को वहीं बैठे बैठे अब नींद आने लगी थी। ऐसी सुहागरात के बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कम से कम सुजाता ने तो अपने सुहागरात के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। सबसे स्पेशल तो मुंह दिखाई का तोहफा होना था, पर यहाँ तो दूल्हा ही मनपसंद नहीं था तो मुंह दिखाई क्या ही मिलनी थी सिवाय कड़वी बातों के। यहाँ आओ। अचानक से सुजाता के कानों से रजत की आवाज़ टकराई तो वह चौंकी और झट से अपना घूंघट पलट दिया। उसकी खूबसूरती किसी स्वर्ग के नज़ारे से कम नहीं था। एक पल को रजत गुम सा हो गया। वह सच में इतनी खूबसूरत लग रही थी या उसे दिख रहा था। ये असर एक पल का ही था। अगले ही पल वह फिर से उसे बुलाया। सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ आओ। अब की बार दहाड़ा था। सुजाता बिल्कुल डर कर उठी थी। उसके पास जाकर खड़ी हुई। मेरे जूते उतारो। वह टेबल पर पांव रखता अपना हुक्म सुना चुका था। वह हैरानी से अपनी तरफ उंगली का इशारा देखती पूछने लगी, क्यों, यहाँ कोई और भी है? तुम ही हो ना? तुमसे ही तो कह रहा हूँ। वह गुस्से भरे शब्दों में बोला था। सुजाता ने गहरी सांस भरकर बोलना शुरू की। आप मुझे दासी बनाकर लाए हो? उसके इस अजीब सवाल पर रजत के माथे पर बल पड़े। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना वह गुस्से से खड़ा होता उसके बिल्कुल सामने आया था। वह 2 कदम पीछे हटी। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये सब कुछ बोलूं। वह भी सुजाता थी, अपनी अकड़ नहीं भूली थी। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे जवाब दे सको? उसके शब्द की गर्माहट महसूस करते सुजाता की खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए। मैं सब जानता हूँ तुम लोग किसके टुकड़ों पर पल रहे हो। अच्छा, तो मैं आपकी नज़रों में तुम्हारी नौकरानी की औकात के बराबर भी नहीं? वह आंसू पीते हुए कटे कटे शब्दों में बोलते जा रही थी। काफ़ी समझदार हो। चलो फिर बिना बहस किए मेरे जूते उतारो। वह वापस अपनी जगह पर बैठता उसे गहरी निगाहों से देखता बोला। बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करते हुए नीचे झुककर बैठी और उसके जूते की डोरी को खोलने लगी। रजत की निगाहें बेकाबू होकर सुजाता के खूबसूरत चेहरे पर जा ठहरी। जब नीचे झुककर बैठी तो उसके ब्लाउज के डीप गले से उसका खूबसूरत नाजुक बदन झांक रहा था, जिसे देखकर रजत के दिल दिमाग पर सनसनाहट दौड़ गई थी। रजत ने करंट खाता अपने पैर पीछे किया और झटके से खड़ा हुआ। क्यों इतना डीप गला ब्लाउज पहना है? इतना खुला खुला? शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम्हें या नहीं? वह भड़कता हुआ बोल पड़ा। अगर यूं किसी और के सामने लापरवाही की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर वह अपने ब्लाउज का गला देखती अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ी हुई। ये तो मम्मी जी ने मुझे दिया था। वह अंदर अंदर ढेरों शर्मिंदा हुआ। सुजाता को खुद भी एहसास हुआ शायद वह कुछ गलत कर गई है। क्या मतलब इस बात का? मेरी माँ की पसंद इतनी खराब नहीं हो सकती। वह उसको बाजू से पकड़े झकझोर कर बोला, मेरा ये मतलब नहीं था। मम्मी जी ने कहा था वक्त की कमी है इसलिए उन्होंने ऐसा ड्रेस पहनने के लिए दिया। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। इस वाहियात ड्रेस को पहनकर ऐसे साफ सुथरी बन रही हो जैसे माँ तुम्हें लहंगे की जगह कॉलरदार ब्लाउज देती तो तुम पहन लेती। वह उसका हाथ झटककर बोला और सोफे से उठ खड़ा हुआ। अलमारी की तरफ बढ़ गया। वह इतने भारी भरकम लहंगे में अपना वजन संभाल नहीं पा रही थी। सीधा अलमारी के पास खड़े रजत से टकरा गई। अपनी इतनी बेइज्जती पर सुजाता की आंखों में रुके आंसू अब की बार बह निकले थे। वह उन्हें रोक नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठते हुए धीरे धीरे चलते बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगी। उसे तो ये भी नहीं पता था
कि उसका कपड़ा यहाँ पर है या नहीं। वह बेध्यानी में कहाँ मौजूद इतने बड़े बाथरूम में जाते वहाँ एक टक सारी चीज़ों को देखने लगी। वहाँ बने अलमारी में कबर्ड खोलकर देखने लगी, लेकिन वहाँ तो सारे जेंट्स कपड़े थे और वह क्या पहनती। अपने आंसू पोंछती व रोते हुए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ते अपना चेहरा धोने के लिए गई, लेकिन कहीं से भी पानी नहीं आ रहा था। क्या फ़ायदा था इतने बड़े बाथरूम का जब पानी ही नहीं आ रहा था। वह मुंह बनाती बड़बड़ाती अब शावर के नीचे खड़ी वहां से पानी के नल को चेक करने लगी। इस बाथरूम के नल के सिस्टम उसे समझ नहीं आ रहे थे, कौन सा ऑन करना है। गलती से उसका हाथ उस नल पर पहुंच गया जहां से शावर ऑन होता है। अब वहां से बारिश शुरू हो गई। बंद हो जा। वह मुंह में बड़बड़ाती हुई उस नल को दोबारा हिलाने लगी। उसके दाएं तरफ से भी शावर से पानी गिरने लगा। वह कहाँ फंस गई थी। वह अपना बड़ा सा दुपट्टा उतार कर एक तरफ हैंगर पर लटकाती। अब वो पूरी तरह भीग चुकी थी। वहाँ शावर से बुरी तरह से पानी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे बंद होगा। बराबर सारे नल को चेक कर रही थी, तभी एकदम गर्म पानी के बजाय अब ठंडा पानी आने लगा। वह तो कांप उठी थी। प्लीज बंद हो जा, वरना वो मुझे जाहिल भी कहेगा। उसने तो कभी ऐसा बाथरूम नहीं देखा था। क्या करूं मैं। वह गहरा सांस भरते अपने हुलिये से अनजान शावर के नीचे खड़ी कांप रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खोलते रजत अंदर दाखिल हुआ था। अंदर शावर ऑन देखता अपनी आंखें फैला गया था। पागल हो गई हो क्या। सारे नल क्यों खोल रखा है। वह बाथरूम में जाता सारे नल को एक एक करके बंद करते बोला। इतने में खुद भी शावर के नीचे खड़ा भीग चुका था। मुझे नहीं पता कैसे ऑन हुआ। वह कांपते हुए सीने पर बाजू बांधे बोली। उसे बुरी तरह से ठंड लग रही थी। जब पलटकर उसे देखा तो वह सर से पैर तक पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड से कांप रही थी। बाहर आ जाओ और ड्रेस मेरे अलमारी में है, वहां जाकर चेंज कर लो। वह थोड़ा नरमी से बोला। सुजाता ने हैरानी से उसे देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रजत ने उसे इतनी नरमी से बात की, उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। अब क्या ऐसे देख रही हो। जाओ वापस। अपने पुराने टोन में बोलता। सुजाता गहरी सांस भरते तसल्ली में हुई थी। जैसे ही अपना कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया, फिसल कर रजत की बाहों में गिर गई। रजत ने उसके कमर में हाथ डाले उसे थाम लिया। सुजाता ने मन में सोचा, ये तो एक रोमांस सीन बन गया। दिल ही दिल में सोचती रही। रजत को देखने लगी। उसके कमर में हाथ डाले उस पर झुका उसे थामे हुए था। सुजाता तो बस उसे देखती जा रही थी। आज पहली बार उसे इतने पास से देख रही थी। उसके नैन नक्श बहुत प्यारे थे। बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था। बस खड़ूस की जगह थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता तो उसका क्या चला जाता। वह दिल ही दिल में सोच रही थी। रजत ने उसे एकदम सीधा किया। होश में रहकर चला करो। अपने दिल में उमड़ते जवानी पर लगाम लगाना सीख लो। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी। उसके हुस्न पर अपनी निगाह डाले चुरा गया था। लगता है मिस्टर हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही घूर रहे हैं मुझे। वह मुस्कुराई थी। ड्रेसिंग रूम में जाते अपने ढेरों ड्रेस देखती बिल्कुल परेशान हो गई थी। वहाँ से एक हल्का फुल्का सूट पहनकर बाहर आई तो रजत को बिस्तर पर सोते हुए थोड़ा हिचकिचाई थी। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। बड़ा अजीब सा है, अनरोमांटिक इंसान मिल गया है। वह मुंह में बड़बड़ा रही थी। यहाँ आओ, बताता हूँ मैं कितना बड़ा अनरोमांटिक आदमी हूँ। वह उसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था। सुजाता को यकीन नहीं आया। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वह मुंह में बड़बड़ाती हुई सोफे पर जा बैठी। रोमांस का तो तुम्हें बहुत पता है, सुहाग रात का भी काफ़ी आइडिया हो गया होगा ना। वह बिस्तर से उठता उसके पास चला आया। उस पर झुका था। वह सोफे के पीछे गिरती चली गई। मुझे नहीं पता, वह धड़कते दिल से बोलती। उस हस्बैंड पति को देखती हुई घबरा गई। चलो मैं बता देता हूँ, आखिर तुमसे 11 साल बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। बिस्तर पर चलते हैं, यहाँ मज़ा नहीं आएगा। वह उसे एक ही झटके में अपनी बाहों में उठा गया। सुजाता ने घबराकर उसके गले में बाजू डाल लिए। वह उसे लिए बिस्तर पर आया। अपनी शर्ट को उतार कर दूर उछालता उसके पीछे झुकता। सुजाता ने बेड शीट को मुट्ठी में दबोच लिया। दिल की धड़कन बिल्कुल तेज दौड़ रही थी। वह उसके चेहरे पर झुकता, उसके होंठों को अपने फिंगर से छूता, माथे से होंठों तक, होंठों से गर्दन तक और फिर उसके जिस्म के गहराइयों में जाने लगा। सुजाता ने उसका हाथ रोक लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरा हाथ रोक सको। चुपचाप ये बर्दाश्त करो। उसका हाथ जोर से पीछे झटकते अपने काम में बिजी हुआ। उसकी धड़कनों पर काबू कर गया। सुजाता के बंद आंखों से टूटते मोती गिरते अब तकिए को भिगो रहे थे। उसके चेहरे पर दर्द के असर अब सिसकियों में आ रही थी। फिर उसके कान के पास झुककर कहने लगा, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तब भी रजत तुम्हें अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। वह धीरे से उसके कानों में कहता एकदम पीछे हटा था। ये शब्द सुनते ही उसे लगा कि जैसे वह किसी सपने से जागी हो। उठो यहाँ से और वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी औकात है। उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बुरी तरह से डांट दिया था। वह अपने कपड़ों को ठीक करती आंखों में ढेरों आंसू लिए उठी थी।
उठते हुए लड़खड़ा गई। वो बिस्तर पर गिरती। तभी रजत ने दोबारा उसे थाम कर खड़ा किया। ये ड्रामा किसी और के सामने करना। उसे सोफे की तरफ धक्का दे गया। वह औंधे मुंह जाकर उस पर गिरी, लेकिन वह सीधी न हुई। उसका दिल दर्द से फटने वाला था। वह औंधे मुंह गिरी, रोती चली गई। अपनी कम अकल का एहसास करने लगी। मम्मी, आपने कहा एक दिन मुझे एहसास होगा कि आपका ये फैसला मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, पर अब देखो तो आपका चहीता नाना जी के दोस्त का पोता मेरे साथ क्या कर रहा है। न जाने क्यों माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझते। वह गुस्से से हिचकियाँ ले रही थी। चुप करके सो जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो रात वहाँ बाहर बालकनी में बितानी पड़ेगी। रजत के गुस्से भरी आवाज़ पर अपने मुंह पर हाथ रखती अपने हिचकियों को गला घोंटने का नाकाम कोशिश कर रही थी। वह रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी। सब कुछ इतना आसान ना था जितना उसने सोचा था, और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उसे अब आने वाली थी, क्योंकि वह उस कठोर दिल रजत को अपने दिल में बसा गई थी। उसके दिल व जान से चाहने लगी थी। अब उसका ये रवैया उसकी जान ले रही थी। एक बात तो तय थी कि वो मर जाती, लेकिन कभी अपने दिल को खोलकर उस आदमी के सामने न रखती। इसी तरह सुबह हो गई। मंदिर में शंखों की आवाज़ गूंजने लगी। वो बिना किसी कंफर्ट के रात भर सोफे पर सोती रही। ठंड से पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, लेकिन आंखों के पलकें भारी महसूस हुई। सर में बहुत दर्द की टीसें उठ रही थी। वह करा रही थी। मुश्किल से करवट लेती सीधी हुई। ऐसा व्यवहार तो कोई दुश्मनों से भी नहीं करता। वह भारी होते सर के साथ उठी, लेकिन उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। जब उसकी नज़र बेड पर गई जहाँ वो बेखबर हिटलर मज़े से सो रहा था, सुजाता का जी चाहा जाकर उसका गला दबा दे, लेकिन वह छोटी सी कमज़ोर सी, वह इतने बड़े बॉडी बिल्डर आदमी से कहाँ टकराती। खुद को संभालते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई और नहा धोकर वहाँ पूजा करना चाह रही थी। हे भगवान, आपने तो उस आदमी को मेरे किस्मत में लिख दिया, लेकिन उसके दिल में भी मेरे लिए जगह दे दे। वह न जाने कैसी प्रार्थना कर रही थी, पर उसे अब रजत से मोहब्बत नहीं, जुनून की हद तक इश्क होने वाला था, और इस इश्क ने उसे खूब रुलाना था। नाश्ते की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। रजत सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। उसके पीछे ही ढीले ढाले कदमों से उतरती सुजाता दिखाई दी। उसका सोता हुआ चेहरा देखते जमुना के चेहरे से मुस्कान सिमटी थी। क्या उससे कोई गलत फैसला हो गया? उसके दिल पर जैसे किसी ने बुरी तरह से वार किया हो। माँ थी, बेटी के चेहरे पर मौजूद दर्द को बड़ी आसानी से पढ़ सकती थी। उनके दिल में दर्द की टीसें उठी थी और वे वहीं चकराते जमीन पर गिर गई। सुजाता की चीख गूंजी। सभी उसके नज़रों के सीध में देखने लगे। दरवाजे के चौखट पर जमुना बेहोश गिर पड़ी थी। सुजाता को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। रजत 1 मिनट की देरी किए बिना उनके तरफ लपका था। जमुना का नब्ज चेक किया था, जो अब बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वह जल्दी उन्हें अपने बाहों में उठाता बाहर भागा। प्रजापति भी उसके पीछे बाहर भागे, जबकि सुजाता अभी भी वहीं सुन खड़ी थी। उसका दिमाग एक ही झटके पर अटक गया था। मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। नंदिनी ने आगे बढ़कर सुजाता को संभाला। वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जमुना को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उनका बीपी शॉर्ट हो गया था। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। रजत दिल ही दिल में बुरी तरह बेचैन था। उनकी नज़रें सुजाता पर ही अटक गई थी। वह समझ गया था कि सुजाता के लिए टेंशन लेती बेहोश हुई थी। अंदर ही अंदर उसे गिल्टी सा महसूस हुआ। अचानक से पीछे से आवाज़ आई, पेशेंट के साथ कौन है? उन्हें अंदर बुला रहे हैं। अचानक से डॉक्टर की बात पर वह चौंका। प्रजापति ने उसे कंधे पर थपकी देते अंदर भेजा, और उसकी जमुना से आखिरी मुलाकात थी। वह अपनी बेटी से ना मिलने की कशिश लिए इस दुनिया से चली गई। रजत ने उनकी आंखें बंद कर दी और मन में कहा, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। वह दुखी दिल से बाहर आता, बाप को खबर देता, उन्हें रुला गया था। अभी तो सबसे मुश्किल टाइम को तय करना बाकी था। सुजाता को संभालना था, जिसने अपनी माँ के कहने पर यह शादी की थी। रजत को ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। जमुना के लाश को घर लेकर आया गया। वहाँ हवेली में एक कोहराम मच गया। अचानक से जमुना की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। बेटा सुजाता को संभाल लेना, वह नहीं सहन कर पाएगी। प्रजापति ने रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उसका ध्यान एकदम से सुजाता की तरफ चला गया, जो अंदर रूम में थी। वह सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ता ऊपर कमरे में गया। वह भगवान के चरणों में गिरकर भगवान से अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। रजत को अंदर आता देखकर वह दिल बुरा करती उसके पास आई। मेरी मम्मी। उसके शब्द में, उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। रजत ने उसका हाथ थाम कर ना में सिर हिलाया। वह चीखते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया था। मेरी मम्मी। सुजाता बहुत परेशान हो रही थी। रजत ने उसे अपने सीने से लगाना चाहा, लेकिन वह चीख मारकर रोई और फिर रोती चली गई। रजत उसे अपने सीने से लगाए खुद भी आंसू बहा रहा था
उसे संभालना रजत के बस की बात नहीं थी। वह आपे से बाहर होती, खुद को भी तकलीफ दे रही थी और उसे भी। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाना था, पर गहरे जख्म देकर जाना था। आज जमुना की मौत को 2 हफ्ते बीत गए थे और सुजाता काफ़ी हद तक संभल गई थी, जिसमें ज़्यादा हाथ नंदिनी का था। उन्होंने उसे बिल्कुल बच्चों की तरह संभाल लिया था। अभी भी वह हवेली के उस हिस्से में थी जहाँ उसकी माँ रहती थी। उसे वहाँ अपनी माँ की खुशबू महसूस हो रही थी। एक खास संबंध सा बन गया था। माँ के मौत के बाद वह ज़्यादा वक्त वहीं रहा करती थी। आज भी वह अपनी माँ के घर वाले हिस्से में बैठी वहीं पर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। रजत अंदर दाखिल हुआ। आरती करती उठ खड़ी हुई थी। अपनी माँ के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। अपनी जगह पर खड़ी हुई पलटी। रजत उसके पीछे ही खड़ा दिखाई दिया। काफ़ी दिनों के बाद उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक मलाल था, न जाने किस बात का था। सुजाता ने टकटकी बांधे उसे देखा, जो बिल्कुल चुप उसके चेहरे को देख रहा था। यहाँ क्यों रह रही हो? उसके पूछे गए इस सवाल पर सुजाता के चेहरे को एक गुस्से की मुस्कान ने छुआ था। मैं अपनी हैसियत जानती हूँ, औकात नहीं है आपके साथ रहने की, वह कहते हुए सर झुका गई। भूलो मत, पत्नी हो तुम मेरी, 7 फेरे लिए हैं मेरे साथ। वह 1 इंच के फैसले पर आते रुका था। आप भी जानते हैं ये शादी सिर्फ आपकी जिद थी, मुझे नीचा दिखाने की। वह आप कर चुके हैं, उससे ज़्यादा और क्या बुरा करेंगे? उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। मेरे साथ ये फालतू के बकवास करने की ज़रूरत नहीं। चलो। उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया। मुझे नहीं जाना आपके साथ। वह एकदम चीख कर बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वह उसके तरफ गुस्से से मुड़ते हुए बोला, जबकि सुजाता अब चुप रही। वैसे ही उसकी जान निकल रही थी। इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।